हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू कर रहे हैं एक्सेप्टेंस, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने ओवरव्यू और प्रपोजल को देखा था, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एक्सेप्टेंस। कि एक्सेप्टेंस क्या होती है, कब ये हम मानेंगे कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है, कब नहीं हुई है, कब ये रिवॉक होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए बढ़ते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखिए सेक्शन 2B, सबसे पहले एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है या एक्सेप्टेंस का मीनिंग कहाँ दिया गया है, सेक्शन 2B के अंदर। सेक्शन 2 हमारा इंटरप्रिटेशन क्लोज है, उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स को डिफाइन किया गया है, उनका मीनिंग बताया हुआ है। तो इसी तरीके से जब हम प्रपोजल पढ़ रहे थे तो वो 2A के अंदर दिया गया था। अब हम जब एक्सेप्टेंस पर आए हैं, जो कि दूसरा सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, तो चलिए देखते हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है 2B के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो acceptance under the Indian Contract Act 1872 is a fundamental component in the formation of a contract। देखो, जैसे प्रपोजल्स एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट था, स्टार्टिंग पॉइंट से इम्पोर्टेंट था, उसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास फंडामेंटल कंपोनेंट आता है वो आता है एक्सेप्टेंस, और ये भी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो देख लेते हैं इसकी डिटेल डेफिनेशन। सेक्शन 2B के अंदर acceptance is defined as when the person to whom the proposal is made। देखो acceptance क्या है, when the person to whom the proposal is made, जब उस व्यक्ति को जिसको प्रपोजल दिया गया है वो क्या करता है, सिग्निफाई करता है, कम्युनिकेट करता है अपनी असेंट को प्रपोजर से। ठीक है, जिसने क्या किया है, प्रपोजल दिया है, उससे कोई व्यक्ति जिसको प्रपोजल दिया गया है वो अपनी असेंट को कम्युनिकेट करता है, सिग्निफाई करता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तब हम कह सकते हैं ये प्रपोजल को क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस मिल गई। ये होती है हमारी एक्सेप्टेंस। कुछ भी इसके अंदर इतना कंफ्यूजिंग पार्ट है ही नहीं। देखो क्या है, ए ने बी को कोई प्रपोजल दिया था, अब ए के द्वारा बी को प्रपोजल दिया गया है, तो बी अपनी सहमति प्रकट करेगा ना। अब बी जाके बोलेगा, अब कम्युनिकेट करेगा, यानी कि उसको अगर एक्सेप्ट होगी, वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो वो जाके ए को बताएगा। बी अगर अपनी सहमति ए को बता रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सेप्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, और ये एक्सेप्टेड क्या बनाती है, प्रॉमिस बनाती है, जो कि हम 2C के अंदर देखेंगे कि प्रॉमिस क्या होता है। अब इसके इसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमने प्रपोजल के अंदर इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, वैसे ही हम एक्सेप्टेंस के भी इसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे। सबसे पहला है हमारे पास एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस मस्ट बी विदाउट एनी कंडीशंस और अल्टरेशंस टू द टर्म्स ऑफ द ऑफर। देखो क्या है, एक्सेप्टेंस जो है ना वो बिना किसी कंडीशंस और अल्टरेशन के होनी चाहिए। जैसा का ऑफर था उसी ऑफर की ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक मुल्ला ने कहा था, हैज कॉल्ड दिस एज मिरर रूल। मुल्ला ने इसको क्या कहा था, मिरर रूल कहा था, कि ये एक्सेप्टेंस कैसे काम करनी चाहिए, मिरर रूल की तरीके से। अब मिरर रूल क्या है, मिरर रूल है as the mirror shows the same object, similarly the acceptance should be on same terms as proposal। देखो, जैसे हम अगर आईने के अंदर किसी बुक को शो करते हैं तो हमें वो बुक ही दिखती है आगे। अगर हम आईने के अंदर खड़े होकर खुद को देख रहे हैं तो हमें अपनी ही परछाई दिखेगी, है ना, अपना ही अक्ष दिखेगा। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि ऑफर को जैसा हम शो कर रहे हैं ना, एज इट उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यानी कि जिस ऑफर को आपने कम्युनिकेट किया है उसी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हुए देख रहे हो। ठीक है, वैसे ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऑफर कुछ और दिया तो उसके बाद आपने एक्सेप्टेंस तो ले ली, उसके बाद आपने कुछ और उसके अंदर अल्ट्रेशंस वगैरह कर दी, कुछ कंडीशंस लगा दी बाद में, तो वो फिर एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि एनी मॉडिफिकेशन और कंडीशंस टर्न इट इनटू अ काउंटर ऑफर rather than acceptance। अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन कर दी ऑफर के अंदर, यानी कि कुछ हेरफेर कर दी, कुछ बदल दिया ऑफर के अंदर, कोई नई चीज इंसर्ट कर दी, कोई नई कंडीशन इंसर्ट कर दी, तो ये क्या कर देगी, अब ये ऑफर नहीं रहा, ये काउंटर ऑफर हो गया। ठीक है,
तो काउंटर ऑफर क्या होता है? देखो काउंटर ऑफर होता है, जनरली स्पीकिंग काउंटर ऑफर इज अ फ्रेश ऑफर इन ल्यू ऑफ अदर्स ऑफर। काउंटर ऑफर को हम कैसे देखते हैं? एक फ्रेश ऑफर की तरीके से देखते हैं, जो दूसरा ऑफर है उसके अलावा हमें देखते हैं कि एक नया ऑफर मिल गया। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल अ कार फॉर 5 लाख। देखो ए ने प्रपोजल दिया बी को कि भाई मैं अपनी कार 5 लाख के अंदर सेल कर रहा हूँ। बी रिप्लाई करता है, बी रिप्लाइज दैट ही विल बाय द कार। कितने के लिए लेगा? 4 लाख के लिए। अब बी ने कहा भाई मैं 4 लाख में ले लूंगा ये कार। दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। देखो यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ये क्या था? काउंटर ऑफर दिया गया था बी के थ्रू। तो यहाँ काउंटर ऑफर के लिए को ऐसे गिना जाएगा कि ये काउंटर ऑफर है, यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने 5 लाख बोला था, इसने आगे से बार्गेनिंग कर दी, करनी शुरू कर दी, इसने 4 लाख बोल दिया, तो ये काउंटर ऑफर हो गया। ठीक है, एक नोट डाल के लिखा हुआ है द एक्सेप्टेंस शुड बी ऑफ होल ऑफर। देखो एक्सेप्टेंस होल ऑफर की होगी। द एक्सेप्टर कैन नॉट एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ ऑफर विच इज बेनिफिशियल फॉर हिम एंड रिजेक्ट्स द रेस्ट। अब ये ऐसा नहीं होगा कि जो उसके लिए फायदेमंद है, ठीक है, एक्सेप्टर के लिए, उसने उस पार्ट की एक्सेप्टेंस दे दी, बाकी उसने कहा बाढ़ में जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो आपको क्या होल ऑफर की देनी पड़ेगी, यानी कि पूरे के पूरे ऑफर की देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं उसका कुछ पार्ट के लिए आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, बाकी को आप रिजेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इफेक्ट क्या होता है काउंटर ऑफर का वो भी देख लेते हैं। एक केस था हिडन वर्सेस रेंच का। इसके अंदर क्या हुआ था? 1840 का केस है ये। द कोर्ट हेल्ड दैट द इफेक्ट ऑफ काउंटर ऑफर इज दैट इट पुट्स एन एंड टू द ओरिजिनल ऑफर। देखो काउंटर ऑफर का क्या इफेक्ट होता है? ये ओरिजिनल ऑफर को एंड कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, अब देखो काउंटर ऑफर आ गया तो फिर पुराने वाले ऑफर की तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं ना। वो जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, वो 5 लाख का ऑफर बोल रहा था, 5 लाख के लिए वो अपनी कार को सेल कर रहा था, लेकिन उसने 4 लाख बोल दिया। तो अब 4 लाख, अब ये तो नया आ गया ना। अब 5 लाख वाली बात की क्या वैल्यू रह जाएगी? कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। ठीक है, when the counter offer is accepted the agreement arises in terms of the counter offer and not to the original offer। देखो अगर काउंटर ऑफर की, अगर वो 4 लाख के लिए जो ए है वो सहमति दे देता है कि ठीक है भाई तुझे 4 लाख में लेनी है तो 4 लाख में ले ले। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर क्या होगा? अब जो आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा ना, वो काउंटर ऑफर की टर्म्स के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ना कि जो आपने पहला 5 लाख वाला ऑफर दिया था उसकी टर्म्स के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला इसेंशियल एलिमेंट, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, की कैसी होनी चाहिए एक्सेप्टेंस? बिल्कुल विदाउट एनी कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट के ऊपर, जो कि है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हमने प्रपोजल के अंदर भी देखा था और एक्सेप्टेंस के अंदर भी देख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन तो भी बहुत जरूरी है दोनों के अंदर ही, उधर प्रपोजल में भी और इधर एक्सेप्टेंस के अंदर भी। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेप्टेंस के अंदर कम्युनिकेशन का क्या रोल है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अब जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए किसको? ऑफरर को। जो ऑफरर कौन था? जो प्रपोजल दे रहा था। ठीक है, साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेंस अनलेस द ऑफर हैज वेव्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। देखो साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मानते जब तक कि क्या कर रहा है? ऑफर खुद वेव कर रहा है जो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है ना उसको। ये इसका एग्जांपल हम जनरल ऑफर ले लेते हैं, वहां पे क्या है? एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं होता। अगर उसकी कंडीशंस को आप एज इट फुलफिल करते हो, जैसे उन्होंने डायरेक्शंस दी है, तो उसको हम मान लेते हैं प्रपोजल। तो इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे भी यही बात बोली गई है कि साइलेंस, पहली बात तो इन्होंने बोल दिया कि जनरल रूल तो ये है कि साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन दे दी कि कुछ कुछ ऑफर ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे क्या है? रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कम्युनिकेशन की, तो उस केस के अंदर फिर चल जाएगा आपका काम। ठीक है, कम्युनिकेशन कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड थ्रू कंडक्ट। देखो कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, हमने पीछे भी पढ़ा था, स्पोकन भी हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है, कंडक्ट के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्सेप्टेंस को रिटन के अंदर ही होना चाहिए, नहीं, किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस हो सकती है कम्युनिकेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं वर्बल एक्सेप्टेंस का कैसे होगा। जैसे कोई कह रहा है आई एक्सेप्ट, ठीक है, ड्यूरिंग कोई नेगोशिएशन मीटिंग हो रही थी उसके अंदर बोल रहा है हाँ मैं सहमत हूँ इस बात से। रिटन एक्सेप्टेंस कैसी होगी? साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और सेलिंग और सेंडिंग अ रिटन एक्सेप्टेंस ऑफ अ जॉब ऑफर, यानी कि आपको कोई जॉब ऑफर मिला था, आपने अपनी एक्सेप्टेंस रिटन के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया।
ठीक है, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे रहे हो, ये आपकी कैसी मान ली जाएगी, रिटर्न एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। ठीक है, इम्प्लाइड कैसी हो जाएगी, अ कस्टमर टेकिंग अ प्रोडक्ट टू द कैशियर इन अ स्टोर इम्प्लाइज एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टोर्स ऑफर टू सेल द आइटम। वही जो पीछे हमने पढ़े थे बिल्कुल वैसे एग्जाम्पल है। तो अब हम पढ़ लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट केस लॉज को। तो देखो सबसे पहला हमारा केस है फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली का केस है 1862 का। इस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ था, इसने इस्टेब्लिश किया था दैट साइलेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी, यही बात को किस केस के अंदर हेल्ड किया गया था, फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली के केस के अंदर, कि साइलेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। आपकी जो साइलेंस है उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो। ठीक है, उसको एक्सेप्टेंस के अंदर नहीं लिया गया है साइलेंस को, जनरल रूल की बात हो रही है। फिर दूसरा आ गया ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877 का केस। इसने क्या कहा, highlighted that acceptance can be communicated through conduct। इन्होंने कहा कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है ना, वो कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है। कंडक्ट का हमने ऊपर एग्जाम्पल देख लिया है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, अब इसकी एक्सेप्शन क्या थी जो हमने ऊपर पढ़ा कि व्हेन कम्युनिकेशन इज नॉट नेसेसरी। कम्युनिकेशन कब नेसेसरी नहीं है, कब जरूरी नहीं है कम्युनिकेट करना। देखो इन सर्टेन केसेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, यानी कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपका क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। If the offerer has prescribed a certain mode of acceptance, then the acceptor must follow that mode। अगर क्या कर दिया, ऑफरर ने कोई मोड प्रिस्क्राइब कर दिया, जैसे जनरल ऑफर के अंदर उन्होंने डायरेक्शंस दे रखी थी, अगर एक्सेप्टर क्या करता है उनको फॉलो कर लेता है तो फिर वो क्या माना जाएगा, उनकी वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने देखा था जनरल ऑफर, और उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पड़ा था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का केस। अब हमारा जो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है वो है इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। देखो क्या होता है, इफ द ऑफर स्पेसिफाइज अ मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस इट मस्ट बी फॉलोड, इफ नॉट एक्सेप्टेंस शुड बी इन अ यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। तो सेक्शन 7 का सब क्लोज टू बोलता है कि इट इज नॉट वैलिड। देखो इसके अंदर क्या है कि अगर ऑफरर ने क्या कर दिया, कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड कर दिया, ठीक है, कोई मैनर प्रिस्क्राइब्ड कर दिया, तो फिर आपको उसी मैनर के अंदर उसको फॉलो करना होता है, फिर एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। फिर फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है हमारे पास विद इन टाइम लिमिट। Acceptance must be given within the time specified in the offer or if no time is specified within a reasonable time। अब इसने क्या बोल दिया कि देखो जो एक्सेप्टेंस है ना, वो अगर ऑफरर ने कोई टाइम प्रिस्क्राइब कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है, तो आपको उसी टाइम के अंदर उसको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी होगी। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफाई टाइम नहीं बताया हुआ है तो आपको फिर जो रीजनेबल टाइम होगा उस ऑफर के अकॉर्डिंग उस टाइम के अंदर आपको क्या है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। Delayed acceptance may be treated as invalid if the offerer is no longer bound by the offer। देखो जो डिले कर दिया अगर आपने एक्सेप्टेंस के अंदर, तो फिर वो कैसी मानी जाएगी, वो इनवैलिड मानी जाएगी और ऑफरर उसके लिए बाउंड नहीं होगा। ठीक है, आप फिर ऑफरर के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ का कुछ भी कंपनसेशन क्लेम करने के लिए कोई स्यू वगैरह नहीं कर सकते। मतलब ऑफरर की फिर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी अगर आपने ही डिले कर दिया एक्सेप्टेंस के अंदर। ठीक है, और फिफ्थ हमारा है बाय दी ऑफरी और ऑथोराइज्ड पर्सन। देखो फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट ये बात कह रहा है, acceptance must be made by the person to whom the offer is made or by someone authorized to accept on their behalf। इसलिए ये बात बोल दी कि जो एक्सेप्टेंस है ना, वो उसी पर्सन के थ्रू दी जाएगी, तभी वैलिड मानी जाएगी जिसको ऑफर दिया गया है, या फिर जो वो पर्सन है ऑफरी है उसका कोई ऑथराइज्ड पर्सन है, उसका कोई आगे एजेंट है, उसने अपॉइंट कर रखा है अपने एजेंट को कि भाई ए के साथ जितनी भी मेरी डील्स होगी वो तू हैंडल करेगा। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, या तो ऑफरी या फिर क्या, उसका एजेंट, ये दोनों ही उसके लिए उस ऑफर के लिए क्या दे सकते हैं, एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। कोई स्ट्रेंजर आगे एक्सेप्टेंस दे रहा है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए मेक्स एन ऑफर टू बी बाय हिज हाउस। ए ने बी को ऑफर दिया कि मेरा घर खरीद ले। ठीक है, इन दिस केस बी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट कैन एक्सेप्ट द ऑफर। अब इस केस के अंदर बी या फिर उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट है तो वही एक्सेप्ट कर सकते हैं इस ऑफर को।
अगर कोई एक्स यानी कि कोई चलता राह पर चल रहा था आदमी, उसने सुन ली बात, ठीक है, और वो आकर एक्सेप्ट कर रहा है उस ऑफर को कि हाँ हाँ खरीद लेगा बी, तेरा घर खरीद लेगा, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स जो एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी होते हैं। अब हमारे पास एक केस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावेल वर्सेस ली का केस 1908 का है। तो देखते हैं इस केस के अंदर क्या बात कही गई थी। इस केस के अंदर क्या हुआ था, एक पर्सन ने अप्लाई किया था किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए स्कूल के अंदर, तो जो मैनेजर था ना, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया अपॉइंटमेंट के लिए उस पर्सन की, बट द डिसीजन वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम। लेकिन वो जो डिसीजन था ना, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि पहले उसी पर्सन को बनाएंगे, तो वो कम्युनिकेट नहीं किया गया उस पर्सन के साथ। अ कम्युनिकेशन ऑफ हिज डिसीजन वाज मेड बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन। अब वो कोई आदमी वहीं वहीं से जा रहा था, कोई चपरासी मान लो, अब उसने उस बात को सुन लिया कि हाँ ठीक है, उसको उस आदमी को क्या बनाने वाले हैं कि उस पोस्ट के ऊपर उसी आदमी के पास वो जॉब जाने वाली है। तो उसने क्या कर दिया, जाके जल्दी जल्दी में उसको बोल दिया कि भैया तुम्हारी तो निकल पड़ी, अब वो जॉब तो तुम्हारी हाथ में आने वाली है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तो उसके बाद मैनेजमेंट का क्या है, रेजोल्यूशन कैंसिल हो जाता है और उनका प्लान बदल जाता है, उनका मूड बदल जाता है, तो वो किसी और पर्सन को चूज कर लेते हैं। लेकिन जब प्लेंटिफ को पता चलता है कि उसको नहीं किसी और को बना दिया, तो फिर वो क्या करता है, स्यू करता है उनको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ कोर्ट ने क्या बात कही, द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने कहा कि यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि देयर वाज नो वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि यहाँ वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, या तो ऑफरी के थ्रू होनी चाहिए या फिर उसके अनऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू क्या कम्युनिकेट होनी चाहिए, लेकिन वहां तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, ठीक है। वेट एवर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वॉज मेड इट वॉज अनऑथराइज्ड, और जैसे भी कम्युनिकेशन हुआ, हाँ उसने कंटेंशन रेज की कि नहीं मुझे कम्युनिकेट किया गया था, तो कोर्ट ने कहा भैया जो आपको कम्युनिकेशन हुई है ना, वो एक अनऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू हुई है, तो ये आपका हम कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मान रहे, ठीक है। तो ये था पूरा सिनेरियो पावेल वर्सेस ली के केस का। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सेगमेंट के ऊपर। अब हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, ऑफरर और ऑफरी के दोनों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें सेक्शन 4 को पढ़ना पड़ता है। तो देखते हैं सेक्शन 4 क्या कहता है। सबसे पहली बात ये बोलता है कि कब हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन टू द ऑफरर क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर चली जाएगी तो हम मान लेंगे कि क्या हो गई, कंप्लीट हो गई कम्युनिकेशन ऑफरर को। जैसे जो ए था उसने बी को ऑफर दिया लेटर के थ्रू, ठीक है। अब लेटर बी ने लेटर को एक्सेप्ट करते हुए उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए उस लेटर को 1 जुलाई को पोस्ट कर दिया। तो अब हम क्या मानेंगे, जो मिस्टर ए है ना, अब जब उनको पोस्ट किया लेटर, ठीक है, तब से वो क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अब बी की वो पावर से बाहर है, बी के कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया। तो अब क्या हो जाएगा, मिस्टर ए के अगेंस्ट वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि हम कब मानेंगे कि ऑफरी को कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। देखो एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। देखो जब वो ऑफरर की नॉलेज के अंदर आ जाएगी ना, तब एग्जाम्पल देखते हैं, पहले वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हुए। देखो अब बी को रिसीव हो गया है ना, इफ मिस्टर बी रिसीव्स मिस्टर ए's acceptance letter on July 4th, the acceptance is complete against Mr. A on July 4th when Mr. B becomes aware of it। देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने उल्टा बोल दिया, B ने ऑफर दिया था A को, ना कि A ने ऑफर दिया था B को। तो वही बात लिखी हुई है कि बी ने क्या कर दिया, जब बी को रिसीव हो जाएगा ए की एक्सेप्टेंस का लेटर, 4 जुलाई को मानो एक्सेप्टेंस का लेटर आया, तो अब हम मान लेंगे कि मिस्टर ए के अगेंस्ट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। 4 जुलाई को एक्सेप्टेंस, जब वी क्या हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा उसके लिए, ठीक है, व्हेन मिस्टर वी बिकम्स अवेयर ऑफ इट। पिछले एग्जाम्पल में मैंने उल्टा बोल दिया, तो वो देख लेना थोड़ा सा, वैसे तो लिखा हुआ है यहाँ। अब 2 रूल आते हैं, ठीक है, एक टेलीफोन रूल आता है और एक पोस्टल रूल आता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन और नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। तो ये क्या होती है, हम इसको पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, पहले मीनिंग। इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन रेफर्स टू मेथड वेयर पार्टीज आर इन डायरेक्ट रियल टाइम contact such as phone calls, face to face conversations, email and instant messages। अब इसके अंदर क्या होता है कि
टेलीफोन रूल के अंदर हम कैसे बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन हम किसको बोल सकते हैं जब कम्युनिकेशन किस ऐसे मेथड से हो रही है जिसके अंदर पार्टीज क्या है डायरेक्टली बात कर रही हैं, जैसे रियल टाइम कांटेक्ट कर रही हैं, ठीक है, फोन कॉल पे फेस टू फेस कन्वर्सेशंस हो रही हैं, ईमेल हो रही हैं, जो कि इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू हो रही हैं, यानी कि इंस्टेंटली हो रही हैं, तुरंत प्रभाव से वो चीजें एक दूसरे को ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है। अब completion of acceptance इसकी कब मानी जाएगी? Acceptance is complete when it is received by the offerer. कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब ऑफरर क्या कर लेगा, उसको रिसीव कर लेगा। The contact is formed only when the offerer is made aware of the acceptance. ऐसे केसेस के अंदर कब कॉन्टेक्ट बनता है, कब कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है, जब ऑफरर यानी कि जो प्रपोजल दे रहा है वो अवेयर हो जाता है एक्सेप्टेंस के लिए भी, हाँ ऑफरी ने क्या कर दिया इस चीज के लिए, उस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस दे दी। जब अवेयर हो जाएगा ऑफरर तो क्या हो जाएगा, उसको कंप्लीट मान लिया जाएगा एक्सेप्टेंस को, ठीक है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इमीडिएट इंटरएक्शन, यानी कि बोथ पार्टीज कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली एंड रिसीव इमीडिएट फीडबैक। देखो इमीडिएट इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली बात कर रही है वो और रिसीव भी कर रही है इमीडिएट फीडबैक को, तो ये एक करेक्टरिस्टिक है इसका। अब दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो है अवेयरनेस। द ऑफरर मस्ट रिसीव एंड बी अवेयर ऑफ द एक्सेप्टेंस फॉर इट टू बी वैलिड। जैसे ही ऑफरर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगी वो अवेयर हो जाएगा कि हाँ दूसरे बंदे ने जो ऑफर है उसने मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। अब केस लॉस देख लेते हैं इसकी। इसका केस है एंट्रोस एलटीडी वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन 1955 का इसका केस है। इसके अंदर क्या हुआ था, इन्होंने इस्टेब्लिश किया दैट एक्सेप्टेंस विया टेलेक्स यानी कि एन इंस्टेंटेनियस मेथड इज ओनली इफेक्टिव व्हेन रिसीव्ड बाय द ऑफरर, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस मेथड है उनके अंदर एक्सेप्टेंस को हम कब मानेंगे, कब इफेक्टिव होगी, जब ऑफरर क्या है जो प्रपोजल दे रहा है वो उसको रिसीव्ड कर लेगा उसकी एक्सेप्टेंस को, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अ पर्सन एक्सेप्ट अ जॉब ऑफर ऑन अ फोन कॉल, द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन द एम्प्लॉयर हियर्स द एक्सेप्टेंस। देखो अगर क्या हो रहा है, किसी पर्सन को जॉब ऑफर की जा रही है और वो फोन कॉल के ऊपर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगी, जब एम्प्लॉयर क्या कर लेगा, सुन लेगा, जिसने ऑफर दिया है जॉब का वो सुन लेगा उसकी एक्सेप्टेंस को, तभी से हम मान लेंगे कि हाँ एक्सेप्टेंस क्या है, हो गई वैलिड, ठीक है। अब हमारे पास आता है नॉन इंस्टेनियस कम्युनिकेशन यानी कि पोस्टर रूल। इसका क्या मतलब है, नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मेथड वेयर देयर इज अ डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज सच एज पोस्टल मेल एंड टेलीग्राम्स। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो वहां इमीडिएटली हो रहा था है ना, तुरंत ही उनको फीडबैक मिल रहा था, लेकिन सॉरी इधर क्या होगा, इधर इमीडिएट कुछ भी नहीं होता, डिले होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे उनकी पोस्ट के थ्रू कोई मेल पोस्ट कर रहे हैं या कोई टेलीग्राफ्स वगैरह भेज रहे हैं, उनके थ्रू अगर उनकी कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो रही है, ऑफर हो रहा है, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेंस हो रही है, तो फिर वहां डिले हो रहा है ऐसे मेथड्स के अंदर। तो इसके लिए क्या कब मानी जाएगी एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, कब कंप्लीट होगी, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो पोस्टर रूल क्या है, इंग्लिश और इंडियन लॉ दोनों के अंदर बोलता है कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी जब लेटर पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जब से लेटर पोस्ट कर दिया तब से क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ उसको ऑफरर द्वारा रिसीव करना लेटर को इम्पोर्टेंट नहीं होता। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि जब क्या हो रहा था, ऑफरर अवेयर हो रहा था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से, ठीक है, तब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही थी। लेकिन इधर अगर आपने क्या कर दिया, ऑफरी जिसको ऑफर दिया गया है उसने पोस्ट कर दिया लेटर को, एक्सेप्टेंस वाले लेटर को, तो फिर क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट मान ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उसके पास ऑफरर जिसको दिया गया है, सॉरी जिसने दिया है ऑफर, उसको उसके द्वारा रिसीव करना उस लेटर को इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले डिले इन कम्युनिकेशन। देखो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन डिस्पैच एंड रिसीव। यहाँ पे सबसे बड़ी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि कम्युनिकेशन के अंदर डिले हो रहा है, यानी कि टाइम गैप है दोनों पार्टीज के अंदर। अगर एक ऑफर भेज रही है, दूसरी के रिसीव करने में टाइम है, तो ये पहला करेक्टरिस्टिक्स था। दूसरा रिस्क ऑन ऑफर। वंस द एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड द रिस्क ऑफ लॉस और डिले शिफ्ट्स ऑन द ऑफर। जैसे ही उसने
ऑफरी ने एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट किया, सारा का सारा रिस्क किसके ऊपर आ जाता है, ऑफरर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तीसरा करेक्टरिस्टिक्स है इफेक्टिव ऑन डिस्पैच। एक्सेप्टेंस इज इफेक्टिव व्हेन इट लीव्स द कंट्रोल ऑफ द एक्सेप्टर। कब से इफेक्टिव होगी, हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो तब से होगी जब कैसे, मतलब उसने एक्सेप्टर ने अपना कंट्रोल उस एक्सेप्टेंस में से हटा दिया, खो दिया। ठीक है, जैसे उसने पोस्ट किया उस लेटर को, तो अब एक्सेप्टर का क्या, कोई कंट्रोल नहीं रहा उस लेटर के ऊपर, उस एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो हम क्या मान लेंगे, कब से इफेक्टिव हो गई, जैसे ही वो एक्सेप्टर के कंट्रोल से बाहर आई एक्सेप्टेंस, वो इफेक्टिव हो गई। इसके अंदर एक केस था एडम्स वर्सेस लिंडसेल का केस। इस केस के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश किया, establish the postal rule holding that acceptance is complete when the letter is posted। इन्होंने यही बात की थी कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, जब लेटर पोस्ट कर दिया जाएगा। ये बात किस केस में हेल्ड हुई थी, एडम्स वर्सेस लिंडसेल के केस के अंदर। एग्जांपल देख लेते हैं। एक पर्सन मेल करता है एक लेटर एक्सेप्टिंग एन ऑफर, किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने का लेटर एक पर्सन मेल करता है। द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। कब कंप्लीट हो जाएगी, जब से लेटर पोस्ट हो गया, इवन इफ इट इज डिलेड और लॉस्ट। अब चाहे उसको पहुंचने में ऑफरर के पास डिले हो जाता है या फिर वो पहुंचता ही नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, एक्सेप्टेंस तो वही वैलिड हो गई उस चीज की। ठीक है, जैसे उसने पोस्ट किया। अब हमारे पास है कंपैरिजन इन दोनों के अंदर, दोनों रूल्स के अंदर हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। देखो, जो हमने कंपैरिजन किया ना, वो हमने 4 पॉइंट्स के अंदर इनको बांट लिया। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन और नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि उसकी कंप्लीट कब होगी एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग। when received by the offerer। देखो, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटली, यानी कि इमीडिएटली, जिसके अंदर बात हो रही थी, कोई टाइम गैप नहीं था। जब ऑफर क्या है, रिसीव्ड हो जाता है ऑफरर के थ्रू, यानी कि जैसे ही उसने सुना फोन पे, तब से क्या हमारी हो गई, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। और नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन यानी कि पोस्टल रूल के अंदर कैसा होता है, जैसे ही डिस्पैच हुई बाय द एक्सेप्टर, जैसे ही उसने पोस्ट कर दिया लेटर को, वैसे ही क्या हो जाएगी, कंप्लीट मान ली जाएगी एक्सेप्टेंस। अब रिस्क क्या किसके ऊपर होता है, देखो इंस्टेंटेनियस के अंदर रिस्क रिमेन्स विद द एक्सेप्टर अंटिल रिसीव्स। जब तक रिसीव नहीं होता होती एक्सेप्टेंस, तब तक रिस्क किसके पास होता है, एक्सेप्टर के ऊपर होता है। लेकिन नॉन इंस्टेंटेनियस के अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे ही उसने लेटर को पोस्ट किया, तो सारा का सारा रिस्क किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑफरर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं मेथड्स के रिगार्डिंग। देखो, इंस्टेंटेनियस के अंदर क्या होते हैं, फोन कॉल्स, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग के जो मेथड होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, पोस्टल मेल आते हैं, टेलीग्राम्स वगैरह आते हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी एक और एस्पेक्ट है इनके अंदर कंपैरिजन का, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के अंदर मोर अडेप्टेबल टू चेंज इन कम्युनिकेशन, यानी कि हो सकता है, चेंज हो सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। लेकिन जो नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है, लेस अडेप्टेबल है ड्यू टू इनहेरेंट डिलेज। लेस अडेप्टेबल है क्योंकि बहुत ही डिले हो रहा है उसके अंदर, है ना, लेस अडेप्टेबल ड्यू टू इनहेरेंट डिलेज। अब हम देख लेते हैं प्लेस ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो, प्लेस ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों के अंदर अलग अलग होता है, पोस्टल कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के अंदर। पोस्टल के अंदर क्या होगा, प्लेस कहाँ होगा एक्सेप्टेंस का, जहां से वो पोस्ट की गई है। लेकिन इंस्टेंटेनियस के अंदर कैसे होगा, यहाँ पे उसको हियर किया गया है, एक्सेप्टेंस को रिसीव हुई है एक्सेप्टेंस, वहां हो जाएगा। ठीक है, उसका प्लेस ऑफ कांटेक्ट कहाँ मानेंगे हम कि कहाँ से कांटेक्ट फॉर्म कहाँ, कौन सी जगह पे हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग कभी कभी कंफ्यूजन होती है, तो इसको हमने एक चार्ट के थ्रू डिस्कस कर लिया है, बस इतना सही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, यानी कि कब एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है, कब एक्सेप्टेंस को वापस लिया जा सकता है। देखो, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो तरीके से, बिफोर कम्युनिकेशन और आफ्टर कम्युनिकेशन, दो हेडिंग्स के अंदर हम पढ़ते हैं। देखो, बिफोर कम्युनिकेशन तो आप कभी भी क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो अपनी एक्सेप्टेंस को। ये बात किसके अंदर लिखी गई है, सेक्शन 5 पैरा 2 के अंदर, यानी कि जब तक आप ऑफरर को कम्युनिकेट नहीं करते, उससे पहले आप कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। लेकिन आफ्टर कम्युनिकेशन सेक्शन 4 का पैरा 2 बताता है कि अगर एक बार आपने कम्युनिकेट कर दी एक्सेप्टेंस, तो वो फिर कभी रिवोक नहीं हो सकती। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं।
देखते हैं। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिस्पैच्ड ऑन 1st जनवरी विच रीचेस द प्रपोजर ऑन 5th जनवरी। एक भेजा जाता है 1 जनवरी को, जो क्या है प्रपोजर, जिसने प्रपोजल दिया उसको मिलता है 5 जनवरी को। ठीक है। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर द लेटर रीचेस द प्रपोजर ऑन 5th जनवरी। अब एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है? 5 जनवरी से पहले पहले, जब तक वो लेटर क्या है उसको नहीं मिल जाता प्रपोजर को, तब तक आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार उसको रिसीव हो गया वो लेटर, तो फिर वो एक्सेप्टेंस आप रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ एन एक्सेप्टेंस वंस मेड कैन नॉट बी रिवोक्ड इन द वर्ड्स ऑफ एंसन। देखो इंग्लिश लॉ के अंदर जो एंसन थे उन्होंने एक बात कही थी कि सॉरी इंग्लिश लॉ के अंदर तो सॉरी इंग्लिश लॉ के अंदर कभी भी क्या है एक्सेप्टेंस आप नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे एंसन है उन्होंने एक बात कही थी, उनका एक कोट था कि एक्सेप्टेंस इज द ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। देखो इन्होंने क्या कहा था कि जैसे ही एक माचिस की तिली गन पाउडर को छू जाती है ना, उसके बाद उसको विस्फोट होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही अगर एक बार एक्सेप्टेंस दे दी जाती है ऑफर की, तो फिर वो ऐसे ही काम करती है जैसे बारूद को लगी हुई एक तिल्ली काम करती हो। ठीक है। तो ये एक लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी जो उन्होंने बोली थी। इसको भी आप कहीं पे भी अपने आंसर के अंदर फिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सेप्टेंस, जो कि हमने देखा कि एक सेकंड इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्टेक्ट को फॉर्म करने के लिए। तो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसको जाकर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अभी नया नया पेज बना है ये। और टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इसके अंदर हमने अच्छी लगनी ही चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, दोनों रूल्स को हमने डिस्कस किया है, पोस्टल कोड, टेलीफोन रूल को, और उनके केस लॉज भी देखे हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, हम ज़रूर उसके ऊपर काम करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।